गुजरात के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे तक इसके प्रचंड तूफान में तब्दील होने की आशंकाएं हैं। प्रशासन इस बड़े तूफान को लेकर पूरी तरह से अलर्ट पर है। उत्तर से दक्षिण गुजरात तक तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को भी तूफान से निपटने के लिए अलर्ट कर दिया गया है। गुजरात के समुद्र तटीय इलाकों में तूफान का अलर्ट जारी हो गया है। अरब सागर में उठा चक्रवात बिपरजॉय अब तेज चक्रवाती तूफान में बदल गया है। उत्तर से लेकर दक्षिण गुजरात तक चेतावनी जारी की गई है। खराब मौसम को देखते हुए समुद्र में मछली पकड़ने गए मछुआरे भी लौटने लगे हैं। समुद्र तटों पर बोट की कतारें लग गई है। नावों ने किनारों पर अपना लंगर डाल दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक इसके कारण 48 घंटे में गुजरात के तटीय इलाकों के अलावा पाकिस्तान से सटे समुद्री इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। साथ ही समुद्र में बहुत ऊंची लहरें उठने की संभावना है। कोस्ट ऑफ इंडिया है, इससे ये दूर जा रहा है, इसलिए इसका डायरेक्ट प्रभाव कोस्ट में नहीं है। मगर जो सी कंडीशन है सेंट्रल अटलांटिक सी में फेनोमेनल है, यानी वेव हाइट बहुत ज्यादा है और विंड स्पीड भी जैसे मैं बोला बहुत ज्यादा है। इसके प्रभाव में कोई भी मेरीन ऑपरेशन जैसे ऑफशोर ऑपरेशन हो कि फिशिंग ऑपरेशन हो कि शिपिंग ऑपरेशन हो वो सभी डेंजरस हो सकता है। इसलिए हम रेगुलरली वार्निंग एडवाइजरी दे रहे हैं कि फिशिंग ऑपरेशन टोटल सस्पेंशन होना चाहिए सेंट्रल अटलांटिक सी में और शिपिंग ऑपरेशन भी रेगुलेट होना चाहिए, ऑफशोर ऑपरेशन। प्रशासन तूफान के संभावित किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। मौसम वैज्ञानिकों ने इस चक्रवात के चलते गुजरात के समुद्री किनारों को अलर्ट जारी किया है। बिपरजॉय को लेकर सारे जरूरी कदम उठाए गए हैं। मछुआरों को तट पर लौटने की चेतावनी जारी की गई है। मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट को चेतावनी जारी कर दी गई है। चक्रवाती तूफान के समय समुद्री इलाकों में कोई न जाए, इसको लेकर भी कदम उठाए गए हैं। मेडिकल इमरजेंसी को लेकर भी पूरी तैयारी हो गई है। जरूरत पड़ने पर शेल्टर होम की भी तैयारी की गई है। बीएसएफ और कोस्ट गार्ड को भी अलर्ट कर दिया गया है, जो किसी भी क्षण जरूरत पड़ने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने की क्षमता रखते हैं। बिपरजॉय साइक्लोन की जो पूर्व तैयारी है वो कच्छ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा पूरी की गई है। खास करके सारी बोट्स जो हैं सी में से वापस बुला ली गई हैं। जो मेजर पोर्ट्स और माइनर पोर्ट्स हैं सब पे इंस्ट्रक्शंस इशू कर दिए गए हैं कि कोई भी बोट सी में नहीं जाएगी जब तक वार्निंग्स हैं। उसके अलावा पैदल भी कोई दरिया किनारे, खास करके जब विंड स्ट्रांग होगी, स्पेशली 10th, 11th और 12th में कोई नज़दीक ना जाए। बीच पे जो एक्टिविटीज़ हैं, टूरिस्ट एक्टिविटीज़, वो एज़ पर द डायरेक्शंस ऑफ द डिपार्टमेंट उन दिनों बंद कर दी जाएंगी। खास करके जो प्रिपेयर्डनेस है जिसमें ट्री प्रूनिंग, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, फिर जो साइन बोर्ड्स वगैरह हैं उनकी टेस्टिंग, वो सब पूरी की गई। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान के कारण सूरत प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। सूरत के मजूरा, ओलपाट और 84 तहसील के 42 गाँव को अलर्ट पर रखा गया है। संबंधित विभागों के अधिकारी कंट्रोल रूम से निगरानी कर रहे हैं। दक्षिण गुजरात के मछुआरों से भी समुद्र में न जाने की अपील की गई है और समुद्र में गए मछुआरों को वापस बुला लिया गया है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा के चलते सूरत के दुम्मन और सुवाली बीच को बंद करने का आदेश दिया गया है। अरबी समुद्रमा जे लो प्रेशरनी परिस्थिति ઊભી થઈ છે એના કારણે વાવાઝોડું આવવાની જે શક્યતાઓ છે એના કારણે અમે સુરત જિલ્લા વહીવટીતંત્ર એલર્ટ મોડ પર રાખવામાં આવ્યું છે। ખાસ કરીને સુરત જિલ્લાની વાત કરું તો સુરત જિલ્લાના મજૂરા, ઓલપાડ અને 84 ત્રણ તાલુકાના 42 ગામો દરિયાકાંઠા પર આવેલા છે। અમે એ ગામો પર સતત નજર રાખી રહ્યા છે અને સંબંધિત ઓફિસોમાં, ખાસ કરીને મામલતદાર ઓફિસોમાં કંટ્રોલ રૂમો શરૂ કરી દેવામાં આવ્યા છે અને જે વાવાઝોડાના કારણે જે પગલાં લેવા પાત્ર થાય છે એ માટે અમે સંપૂર્ણ તૈયારીઓ કરી દીધી છે। फिलहाल तूफान अरब सागर से गोवा तट से दक्षिण पश्चिम में है और आगे बढ़ने के साथ ही इसकी रफ्तार और तेज हो रही है। आशंका है कि 150 से 190 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार भी हो सकती है। हालांकि तूफान बिपरजॉय के गुजरात तक छोड़कर आगे आने की संभावना है, लेकिन अगले 48 घंटे गुजरात के लिए बहुत अहम होने वाले हैं। तटीय इलाकों के लोगों को अरब सागर से आ रहे इस बवंडर से बचकर रहना होगा। सूरत से संजय सिंह, बनासकांठा से हिरेन राविया और कच्छ से कौशिक कांटेचा के साथ आज तक ब्यूरो।
गुजरात पर बिपरजॉय का खतरा मंडरा रहा है तो पूरा देश बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहा है। अच्छी खबर यह है कि केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है। राजधानी तिरुवनंतपुरम में मानसून की पहली फुहार पड़ी तो लोगों को चिलचिलाती हुई गर्मी से राहत मिल गई। राजस्थान में भी इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए कृषक समुदाय यज्ञ अनुष्ठान में लगे हुए हैं। झमाझम बारिश की ये तस्वीरें केरल के तिरुवनंतपुरम की हैं। केरल में मॉनसून आखिरकार दस्तक देने जा रहा है। 24 घंटे से पहले ही केरल में इसका एहसास हो रहा है। कई इलाकों में बारिश शुरू हो चुकी है और बारिश की फुहारों से हर तरफ तरावट महसूस हो रही है। चाहे इंसान हो या पेड़ पौधे, सभी पर इसका असर साफ दिख रहा है। राजधानी तिरुवनंतपुरम में बारिश के झोंके ने सभी को चिलचिलाती गर्मी से राहत दी। इस बार केरल में मॉनसून करीब 8 दिन की देरी से आ रहा है। हालांकि मॉनसून के साथ ही केरल समेत कई तटीय इलाकों में तूफान बिपरजॉय का भी खतरा बरकरार रहा है। इसके प्रभाव में पास्ट 2 डेज और 3 डेज जैसे लो प्रेशर शुरू करके अभी साइक्लोन बना हुआ है, नेगेटिव इम्पैक्ट रहा है। मगर अभी जो हमारा तथ्य मिला है इसमें कंडीशंस फेवरेबल हो रहा है, क्योंकि अभी साइक्लोन जैसे नॉर्थवर्ड जाता है वो जनरल मानसून सर्कुलेशन से डिटैच हो जाता है। और इसके लिए फिर केरला कोस्ट के पास मानसून सर्कुलेशन स्ट्रॉन्गर हो रहा है और हमारा ये उम्मीद है कि अगले 48 घंटे के अंदर केरला तट पर मानसून पहुंच सकता है। तटीय इलाकों में अभी तूफान बिपरजॉय आगे बढ़ रहा है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में कुछ दिनों पहले आए तूफान मोचा को मानसून में देरी का कारण माना गया है। देखिए, मानसून देर होने का एक तो कारण है जो बंगाल के खाड़ी में कुछ दिन पहले आया था, एक चक्रवाती तूफान मोचा जो कि म्यांमार की तरफ गया। उस वजह से अंडमान निकोबार में मानसून आ गया, लेकिन उसके बाद प्रोग्रेस खास कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बाकी जो वेस्ट सेंट्रल नॉर्थ सेंट्रल बंगाल के खाड़ी ये जो हिस्सा, यहाँ से मॉइस्चर डिप्लीशन हो गया था, तो इस वजह से प्रोग्रेस में थोड़ा बहुत बाधा पहुंचा। अब केरल में भले ही मानसून आ गया है, लेकिन वहाँ इसके आने में देर होने का असर देश के दूसरे भागों में भी देखने को मिल रहा है। देश के बाकी हिस्सों तक मानसून के पहुँचने की रफ्तार धीमी है। गर्मी की तपिश झेल रहे राजस्थान के भीलवाड़ा में इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए लोगों ने अनूठा अनुष्ठान किया है। ढोल नगाड़े के साथ शोभा यात्रा निकालकर लोगों ने इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए पूजा प्रार्थना की। मानसून की बरसात के लिए भीलवाड़ा में यज्ञ करने की परंपरा रही है। यहाँ के कोली समुदाय के लोग 200 सालों से इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। ये समुदाय खेती प्रधान है और इनका जीवन बादलों और बारिश पर खास तौर से टिका है। लिहाजा हवन पूजन करके लोगों ने इंद्र देवता का आह्वान किया और ये कामना की कि इस बार झूम कर बरसे मानसून और इतनी बारिश हो कि यहाँ के जलाशय और तालाब लबालब भर जाए। भीलवाड़ा से प्रमोद तिवारी और पुणे से पंकज खेलकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गुजरात कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। अब पैसे लेकर 35 सीटों पर टिकट देने के आरोप के बाद कांग्रेस में राजनीति गरमाई हुई है। सूत्रों के मुताबिक इस बिगड़े हालात में कई नेता कांग्रेस छोड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं। कांग्रेस कहता હોય છે કે ભાજપિયાઓ કહે છે કે મંદિર वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये लल्लुओने કહી દેજો 2024 में रामललाना दर्शन करवा માટે અયોધ્યામાં આવી જાય। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व पर कटाक्ष करने का कोई मौका नहीं छोड़ते और अब तो जो खबरें आ रही हैं उससे ये लगने लगा है कि पाटिल गुजरात में कांग्रेस को नेस्त नाबूद करके ही छोड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक CR पाटिल गुजरात में जो ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं उसका एकमात्र एजेंडा पहले से कमजोर हो चुकी कांग्रेस को और कमजोर करना है। हाल ही में CR पाटिल ने पूरे विश्वास के साथ दावा किया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सभी उम्मीदवार गुजरात की सभी 26 सीटों पर 5 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीतने वाले हैं। ये जो विपक्षમાં જે નેતાઓ છે, વામણા નેતાઓ છે, પોતાના અંગત સ્વાર્થ માટે લડતા, ક્યારેય દેશ માટે કે લોકો માટે કંઈ કરી છૂટવાની ભાવના એમનામાં નથી। ફક્ત સત્તા પ્રાપ્ત કરવી, એના દ્વારા લોકોનું શોષણ કરવું એવી ભાવના સાથે જ્યારે એ ચાલતા હોય છે, એના જ કારણે આખા દેશના લોકો એમને નકાર્યા છે અને એટલે હાકલથી પણ કોઈ ફરક પડવાનો નથી।
અને ભેગા પણ થશે તો દેશના કોઈ લોકો એને સ્વીકારવાના નથી. આ વખતે 2024ના લોકસભા ઇલેક્શનમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં 400થી વધુ सीटों સાથે આ ઇલેક્શન જીતશે એવો મને વિશ્વાસ છે. सूत्रों के मुताबिक गुजरात बीजेपी ने इस आत्मविश्वास को जिंदा रखने के लिए रणनीति के तहत वेल प्लान ऑपरेशन शुरू किया है. ऐसी रणनीति बनाई गई है कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल किया जाए. बुधवार को ही कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने सूरत में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल से मुलाकात की. इसकी जानकारी खुद फैजल पटेल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दी. उन्होंने मुलाकात की तस्वीरें भी ट्वीट की हैं, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है. सूत्रों के मुताबिक बीजेपी जिस रणनीति पर चल रही है उसकी शुरुआत बनासकाठा से हुई है. 6 जून 2023 को कांग्रेस के दिग्गज नेता और दिशा के पूर्व विधायक गोवाभाई देसाई और डीसा के विधायक प्रवीण भाई माली और डीसा मार्केट यार्ड के अध्यक्ष और धनेरा के विधायक मावजी भाई देसाई के साथ भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की बैठक हुई. इस बैठक में ये स्पष्ट किया गया है कि गोवाभाई देसाई को सम्मान के साथ बीजेपी में शामिल किया जाना चाहिए. बीजेपी उन्हें डीसा मार्केट यार्ड का चेयरमैन भी बना सकती है. सूत्रों से जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक इसी बैठक के बाद माना जा रहा है कि पूर्व विधायक गोवाभाई देसाई जल्द ही भाजपा ज्वाइन करेंगे. गोवाभाई देसाई 2017 के चुनावों में बीजेपी के शशिकांत पांड्या से हार गए थे, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रवीण भाई माली के खिलाफ उनके बेटे संजय भाई देसाई की करारी हार हुई थी. कहा जा रहा है कि गोवाभाई देसाई ने अपनी भाजपा से पॉलिटिकल लड़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया है और अब वो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं. गोवाभाई देसाई सिर्फ बनासकाठा के ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर गुजरात के बड़े नेता हैं. रबाड़ी समुदाय की अगुवाई करते हैं और इनकी अपने समुदाय में बड़ी पैठ है. सूत्रों की माने तो लोकसभा 2024 बनासकाठा ऑपरेशन के तहत भाजपा कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं के भी संपर्क में है, जिसमें थराद के पूर्व विधायक और कांग्रेस के युवा नेता गुलाब सिंह राजपूत को भी बीजेपी में शामिल करने की लॉबिंग शुरू हो गई है. सब कुछ ठीक रहा तो कांग्रेस के गुलाब सिंह राजपूत बीजेपी की कमान संभाल सकते हैं. जाहिर है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात कांग्रेस से आ रही इन खबरों ने आला कमान की नींद उड़ा दी है. शायद यही वजह है कि एक बार फिर से गुजरात कांग्रेस का नेतृत्व दिल्ली में है. नेतृत्व परिवर्तन की बात हो रही है और गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के नए अध्यक्ष का ऐलान भी जल्द हो सकता है. पार्टी के पास डैमेज कंट्रोल के लिए भी ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए इस बार गुजरात में कांग्रेस के लिए करो या मरो की लड़ाई है. बनासकाठा से धनेश परमार के साथ आज तक ब्यूरो. मध्य प्रदेश के सीहोर में 300 फीट गहरे बोरवेल में गिरी बच्ची की जिंदगी की जंग हार चुकी है. गुजरात की टीम भी इस मासूम सृष्टि के रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी थी. मंगलवार को दोपहर 1 बजे 2.5 साल की सृष्टि खेलते समय खेत में बने हुए 300 फीट गहरे बोरवेल में गिर पड़ी थी. तभी से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी था. रेस्क्यू में सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात से आ रही थी कि जैसे जैसे आर्मी की टीम मासूम बच्ची तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, खुदाई कर रही थी, वैसे वैसे वो बोरवेल में नीचे जाती जा रही थी. गुजरात से गया तक 3 सदस्यों का बचाव दल भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटा रहा. इस रोबोटिक टीम ने बोरवेल में रोबोट उतारकर मासूम सृष्टि का पता लगाने की कोशिश की थी. गुरुवार दोपहर मासूम को करीब 120 फीट की गहराई से रोबोट की मदद से बाहर निकाला गया, लेकिन वो होश में थी नहीं. डॉक्टर्स के मुताबिक संभवतः दम घुटने की वजह से सृष्टि की मौत हुई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर को वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट प्लेस बनाने की तैयारी है. केंद्र सरकार इस मकसद से एक बड़ी योजना लेकर आई है, जिसे बहुत ही जल्द लागू किया जाएगा. जिस स्कूल में पीएम मोदी ने यहां पढ़ाई की थी, उसे इंस्पिरेशन डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं. गुजरात का वडनगर, गौरवशाली इतिहास का केंद्र. कभी इसका नाम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साथ जुड़ा तो कभी सोलंकी राजाओं ने इसका मान बढ़ाया. वडनगर की खुदाई में यहाँ अब तक 2500 साल पुरानी सभ्यता के सबूत मिले हैं. वडनगर का वर्णन महाभारत, पुराण और प्राचीन पुस्तकों में भी मिलता है. और अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की पहचान है गुजरात का वडनगर. आज तक की टीम पहुंची है वडनगर जहाँ पे बड़ा प्रधान नरेंद्र जी मोदी के यहाँ पे पढ़ाई करते थे, वो स्कूल में हम पहुँचे हैं. वडनगर कुमार शाला नंबर 1 में हम यहाँ पे आए हैं.
ये जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मोदी जी पढ़ाई करते थे और अपने दोस्तों के साथ बैठ के ज्ञान लिया करते थे। अभी ये पूरा पुरातत्व विभाग ने पूरा एक हिस्टोरिकल जैसा बना दिया है। आप देख सकते हैं कि ये पूरे स्कूल में, पहले की जो स्कूल थी वो स्कूल में कैसी थी और किस तरह की थी, वो पूरा पिक्चर्स लगा के ये पूरा हिस्टोरिकल बना दिया गया है। वडनगर यानी प्रधानमंत्री मोदी की मातृभूमि, जहां है प्रधानमंत्री के जीवन की पहली पाठशाला। जिस वडनगर स्टेशन पर पिता के साथ चाय बेचते हुए मोदी ने दुनियादारी और समझदारी का कखरा पढ़ा। वडनगर से प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा जुड़ाव है कि वो इसका जिक्र आते ही भावुक हो जाते हैं। मेरे देशवासियों, मेरे घर परिवार सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। गुजरात के इसी वडनगर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने की तैयारी हो रही है। केंद्र सरकार इसे लेकर एक बड़ी योजना लाई है, जिसे यहाँ जल्द ही लागू किया जाएगा। वडनगर को वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट प्लेस बनाने की तैयारी है। योजना के तहत 4 चरणों में वडनगर का विकास किया जाएगा। यहाँ एक बड़ा म्यूजियम तैयार किया जाएगा। वडनगर का इतिहास गौरवशाली रहा है। चीनी यात्री हुएन सांग की यात्रा का विवरण भी वडनगर में मिलता है। वडनगर में बौद्ध धर्म का भी प्रभाव था और यहाँ प्राचीन जैन गुफाएं भी मिली हैं। सोलंकी शासकों के बनाए स्मारक भी हैं। ऐतिहासिक महत्व के साथ आज वडनगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी पहचान है। यहाँ आज भी 19वीं शताब्दी का वो प्राइमरी स्कूल है जहाँ मोदी ने पहली बार पढ़ाई की थी। इस स्कूल की इमारत को अब नया रंग रूप और आकार दिया गया है। इस स्कूल को अब इंस्पिरेशन डेस्टिनेशन यानी प्रेरणा केंद्र बनाने की तैयारी है। देश भर के बच्चों को यहाँ लाया जाएगा और उन्हें प्रेरणादायक बातें बताई जाएंगी। बीएन हाई स्कूल वडनगर में प्रिंसिपल हूँ। जहाँ मोदी साहब ने माध्यमिक शिक्षण पूर्ण किया है, उन्होंने सन 1962 से लेकर 1967 तक अभ्यास किया है। वो हमारे लिए खूब गर्व की बात है। वडनगर का विकास आज जोर शोर से हो रहा है। मोदी साहब इधर स्कूल में पढ़ रहे थे, उसका हमें बहुत गौरव है। वो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं। उनको सभी लोग प्रेरणा मिले, इसलिए यह उसका जो उनके जो पढ़े हुए थे वही स्कूल से उनको प्रेरणा प्रोजेक्ट के रूप में साकार किया जा रहा है। ये कौन सी स्कूल है, आप मालूम है आपको? वडनगर तालुका प्राथमिक शाला नंबर। हाँ, वहाँ पे कौन पढ़ते थे? वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी। क्या महसूस कर रही हो वही स्कूल में पढ़ के अभी? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैं यहाँ मोदी साहब जिस स्कूल में पढ़ते थे, जो 1 से 7 तक कक्षा में, इस स्कूल में मैं टीचर तरीके फर्ज बजा रहा हूँ, तो इसका मुझे गर्व है। वडनगर रेलवे स्टेशन के पुराने प्लेटफॉर्म पर ही प्रधानमंत्री मोदी के पिता की चाय की दुकान होती थी। यह बालक नरेंद्र मोदी अपने पिता के काम में हाथ बटाया करते थे। वडनगर स्टेशन को भी नया रूप दिया जा चुका है। चाय की वो पुरानी दुकान आज भी वडनगर स्टेशन पर देखी जा सकती है। वडनगर की इसी चाय की दुकान पर मोदी आरएसएस के संपर्क में आए, स्वयं सेवक बने और फिर राजनीति की सीढ़ी चढ़ते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री बने और अब देश के प्रधानमंत्री पद का दायित्व संभाल रहे हैं। वडनगर से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।